नमस्कार मेरे प्यारे साथियों एवं विद्यार्थियों। केजी आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण गोपाल वर्मा, एमए बीएड हिंदी एंड ड्राइंग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ याद रखने की ट्रिक के आधार के साथ ही स्वर युक्त व्यंजन व उसका वर्गीकरण, जो उच्चारण स्थान के आधार पर आज हम इसे अच्छी तरह से समझेंगे और इसे याद रखने का जो तरीका है, किस प्रकार से इनको याद किया जा सकता है। क्योंकि बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में ये उच्चारण स्थान संबंधित जो स्वर और व्यंजनों के बारे में पूछा जा चुका है, तो आज हम इसे कैसे याद करते हैं उसका आसान तरीका आपके सामने रखेंगे और देखेंगे कि कौन से स्वर का उच्चारण और व्यंजन का उच्चारण स्थान है वो कौन कौन सा होता है। तो यदि अभी तक आपने केजी आर्ट्स क्लासेस जो ग्रुप को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन के जो वीडियो है नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो मिल सके। सबसे पहले अपन देखेंगे स्वर युक्त व्यंजन व उसका उच्चारण स्थान और उसका वर्गीकरण के आधार पर एक एक स्वर और व्यंजन का साथ में ही जो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि किस प्रकार से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। कंठ है तो नाम ध्वनि क्या होती है, कंठ है कहलाती है। च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, तालु है तो उनकी नाम ध्वनि क्या होती है, तालव्य होती है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, उच्चारण स्थान मूर्धा है तो नाम ध्वनि उसकी मूर्धन्य होती है। और ट वर्ग का जो उच्चारण है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान वो मूर्धा है तो मूर्धन्य नाम ध्वनि है। और त वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो दांत है अर्थात नाम ध्वनि उसकी हो गई दंते। प वर्ग जो है, प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है ओष्ठ यानी होठ, और इनकी जो नाम ध्वनि है ओष्ठ कहलाती है। तो ऐसे ही स्वर है ए आ, इनका उच्चारण स्थान कंठ है, और ई इनका उच्चारण तालु है, और उसी के साथ ही ऊ और ऊ जो स्वर है इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ यानी होठ है। बचे हुए जो स्वर है ए और ऐ, इनका उच्चारण स्थान दो है, कंठ और तालु, इसलिए इनकी नाम ध्वनि है कंठ तालव्य। वह जो है उनका उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ है, वो इनकी जो नाम ध्वनि हो गई दंतोष्ठ है। और ओ और औ जो स्वर है इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है तो नाम ध्वनि हो गई कंठोष्ठ है। अब कैसे इसको याद किया जाए, किस प्रकार से इन सभी स्वर और व्यंजन जो है इनका उच्चारण स्थान हमें कैसे याद रहे, इसके लिए मैं एक एक मानव मुख का चित्र यहाँ पर बना रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। इसके आधार पर आपको इसका वर्गीकरण करना है। देखिए ये मैंने इसके ओष्ठ बनाए हैं, ये इसके दांत बनाए हैं, और इसी के साथ ही में ये इसकी जीवा है। हालांकि जीवा का अपन कोई मुख्य रूप नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी यहाँ बना देते हैं। और इसी के साथ में अपन देखेंगे कि ये जो कंठ है, ये इसका कंठ है। ये मानव मुख मान लो एक मानव मुख है, और इसके उच्चारण स्थान के आधार पर अपन देखेंगे कि ये जो है सबसे पहले अपन इसको उच्चारण स्थान की वर्णमाला में आपको सभी को पता है कि जो स्वर है और ए आ ई उ और री और ए आई और ओ और औ जो विसर्ग और अनुस्वार की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अब क ख गढ़ की जो वर्णमाला में आपने पूरा देखा कि क में जो पांच क वर्ग होते हैं उसमें पांच जो व्यंजन है क ख ग गढ़, यानी ये पांचों वर्ण एक क वर्ग कहलाता है। च वर्ग में ये पांचों च के व्यंजन आ जाते हैं। ये इसी प्रकार वर्ग में इसका विभाजन किया गया है। तो कुल जो स्वर है अपन देखते हैं कि 11 स्वर होते हैं, मानक दृष्टि से होते हैं, ठीक। क्योंकि जो 12वां और 13 जो स्वर नहीं है वो विसर्ग अयोगवा है, अर्थात वो अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। जो ये और ये इस प्रकार से ये अनुस्वार और विसर्ग हैं, ये स्वर नहीं है। इस प्रकार स्वरों की संख्या कितनी है, 11 ही है। बाकी आगे के अध्याय में अपन उनके आगे विस्तृत अध्ययन भी करेंगे। जो व्यंजन है उनकी संख्या 33 है, अर्थात 44 व्यंजन वर्णमाला में। लेकिन ऑथेंटिक दृष्टि से यदि पूछा जाए कि वर्णों की संख्या कितनी है, तो ऑथेंटिक दृष्टि से 52 होगी, जिसका हम विस्तृत वर्णन 52 कौन कौन से आगे हैं उनमें पढ़ेंगे अपन। संयुक्ताक्षर है, तंतस्थ व्यंजन है, और उनके आधार पर ही अपन उनका संपूर्ण वर्णन आगे पढ़ेंगे। पहले अपन वापस ही समझते हैं। देखिए कि
उच्चारण स्थान के आधार पर सबसे पहले मनुष्य नीचे से कंठ की ओर चलते हैं। अपन देखते हैं कि क वर्ग जो वर्णमाला में अपन देखते हैं सबसे पहले जो लिखते हैं व्यंजन में क वर्ग लिखते हैं क ख ग घ ड़, और स्वर में सबसे पहले दो स्वर ले लेते हैं ए और आ। तो सबसे पहले ये आ गया आपका कंठ। मनुष्य नीचे से शुरू होते हैं तो सबसे पहले अपन मुख में ये कंठ है, और कंठ से ये बनते हैं कंठोष्ठ कि इनको जो उच्चारण स्थान कंठ है तो इनको उच्चारण स्थान हो गया आपका कंठ है। सबसे पहले उच्चारण स्थान कंठ से होता है। इसके लिए जो क ख ग घ ड़ ये पंचम वर्ण व्यंजन वर्ण है, और ए आ ये स्वर है, और इसी के साथ विसर्ग और है ये भी साथ में ध्यान में रखना है। विसर्ग और है इनका उच्चारण स्थान भी कंठ है, इसलिए ये नाभ ध्वनि हो गई इनकी कंठ है। फिर देखिए आपका आता है क ख ग ड़ की अगला वर्ग च वर्ग। क च ट त प याद रखना। कौन सा याद रखना है? क च ट त प। ये क च ट त प पूरा 25 जो वर्ण है इनका जो वर्ग है क वर्ग च वर्ग ट वर्ग और त और प वर्ग, तो इनको क च ट त प से याद रखना वर्णमाला में। तो ये पहले क का हो गया, फिर च का च वर्ग है तालु से, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। जो ये मूर्धा से नीचे जो तालुआ होता अपन कहते हैं, और इसका नीचे वाला जो हिस्सा ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? तालु। तो इनका उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए नाम ध्वनि हो गई इसकी तालव्य। क्या हो गई? नाम ध्वनि तालव्य। नाम ध्वनि क्या हो जाएगी? तालव्य। वैसे ही आगे देखेंगे फिर क च फिर ट वर्ग, और ट वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। जो ये दांत मसूड़े के जो नीचे की जैसा ये है मूर्धा, इसका क्या हो गया? मूर्धा। तो इनको उच्चारण स्थान मूर्धा होने का नाम ध्वनि होगी मूर्धन्य। नाम ध्वनि होगी इसकी मूर्धन्य। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि इनका जो उच्चारण स्थान मूर्धन्य हो गया। अब तय वर्ग क च ट तय वर्ग में अपन देखेंगे कि तय वर्ग में त थ द ध न पूरे जो तय वर्ग का जो 5 वर्ण है वो आगे त थ द ध न, और इनका उच्चारण स्थान हो गया दांत। ये जो दांत दिख रहे हैं ये दांत, ये दांत के कारण इनका उच्चारण स्थान हो गया दंत्य, मतलब दांत का उच्चारण स्थान नाम ध्वनि हो गई दंत्य। अब अंतिम आता है प वर्ग। प वर्ग मतलब प वर्ग की ये आपका प फ ब भ म, ये प वर्ग है पूरा का पूरा। इनका उच्चारण स्थान आ गया होठ। ये दोनों होठ यानी ओष्ठ। ओष्ठ ओष्ठ उच्चारण स्थान है, इसे नाम ध्वनि हो गई इसकी ओष्ठ। तो इस प्रकार से अपन को इनके क्रम से उच्चारण स्थान ध्यान रखना है। यदि आपको क्रम से वर्णमाला आती है, क च ट त प पूरे पता है, तो इस प्रकार से आपको ये उच्चारण स्थान का भी क्रम से ध्यान रखना है। सबसे पहले कर्ण, फिर तालु, फिर मूर्धन्य, फिर दंत, फिर आपके ओष्ठ। ये आपका पूरा वर्ग आ गया क च ट त प। अब इनके साथ ही अपन इनको स्वरों को रखेंगे। क वर्ग में ए आ स्वर रख दिए, फिर बाद में कंठ हो गई ए आ कंठ में हो गए, और फिर तालव्य में ए आ के बाद में ई तालव्य हो गई। और इसी के साथ में अपन अब जो अंतःस्थ व्यंजन है ये रह लव। कौन से अंतःस्थ व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन य र ल व। इसमें से अपन ले लेंगे ये, कौन सा ले लेंगे? ये पहला ये ले लेंगे। वैसे ही उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन में आपके हैं श, श, और है। ये उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन में भी पहला स तालु, श तालव्य श। तो ये और श ये दोनों किस में आ गए? पहले तालव्य में, तालु में याद रखना। ये और श किस में? तालव्य। अब लेते हैं ट वर्ग। ट वर्ग में आपके जो पूरा ट वर्ग अभी मैंने बताया कि तालु के बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य मतलब मूर्धा से जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, यानी ट पूरा वर्ग। और अगला जो स्वर है री, ये री स्वर भी आपको याद रखना, री स्वर इसमें लेना है। बाकी जो रे, इसमें क्या अंतःस्थ व्यंजन में क्या ले लेंगे? अगला रे। और इधर क्या ले लेंगे? उसमें व्यंजन में स। तो इस प्रकार से ये ले लेंगे। फिर अगला अपन देखते हैं कि अपन का आता है तय वर्ग।
तय वर्ग का जो उच्चारण स्थान हो गया दांत, यानी नाम ध्वनियों की दंत्य, इनका उच्चारण स्थान दांत है, जिसमें तय थ द न न पूरा आ गया। और अगला जो वर्ण अपन ले लेंगे ल, और इधर से जो उसमें व्यंजन में ले लेंगे श। क्रम से चलना है, बस ये ध्यान रखना, क्रम से चलना है। क्रम आपको पता है तो आपका कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इनमें आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि इनका उच्चारण स्थान कौन सा होगा। तो ये आ गया ल और इधर आ गया स, ये दंत है, ये ध्यान रखना कौन से है, दंत। अब पय वर्ग में चलते हैं। पय वर्ग का मैं मतलब प फ ब भ मैं, ये पूरा पय वर्ग आ गया, और पय वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। बाकी बचे स्वर बाद में उ और उ, ये अगले क्रम से जो स्वर आ जाएंगे उ और उ, अर्थात इनका उच्चारण स्थान ओट है और नाम ध्वनि हो गई ओष्ठ है। अब अपने पास बचे हैं स्वर ए और ऐ। ए और ऐ स्वर ये कंठ तालु है। अब क्यों ये कंठ तालु, तो आप ये देख सकते हैं कि ये यौगिकी स्वर है, दो के योग से बने हैं। तो ये किसके योग से बना है, ए और उ, ए और तालु ई, ए और ई से बना क्या है, ए बना है, ए और ई से ए बना है, इसलिए ए का उच्चारण स्थान क्या है, ए का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण के स्थान क्या है, तालु। तो कंठ व तालु का ए का उच्चारण स्थान और ए का उच्चारण ऐ का स्थान, ऐ का क्यों है, क्योंकि ए और इसके बाद में ऐ से बना है ए, तो इसका उच्चारण स्थान भी कंठ तालु हो गया, इसलिए इनको नाम ध्वनि कहा जाता है कंठ तालव्य। वैसे आगे हम देखेंगे वह, ये दंतोष्ट है, ये एकमात्र ऐसा वर्ण है जो दंतोष्ट है, इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं, वह को अर्ध स्वर भी कहते हैं, इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि य ल में जो वह है ये अर्ध स्वर कहलाता है। अंतःस्थ व्यंजन है ये ल पूरे, क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति है, इसलिए इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अब रहे अपने पास ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, इसलिए इनकी नाम ध्वनि कंठोष्ठ है। कैसे है कि कंठ और ओष्ठ क्यों हुआ, क्योंकि ओ और औ पहले देखें कि ये यौगिक के स्वर हैं, तो किन दो स्वरों से मिलकर बने हैं, तो सबसे पहले कंठ वाला ए, तो ए लिख दिया बने, और ओष्ठ, ओष्ठ में क्या है उ, तो ए और उ से मिलकर क्या बना है ओ, ए और उ से मिलकर क्या बना है ओ बना है, इसलिए ये कंठ ओष्ठ कंठोष्ठ कहलाता है। वैसे ही औ है वो ओ और उ से मिलकर बना है औ, तो इसलिए ये भी कंठोष्ठ ही कहलाएगा। तो इस प्रकार से इनका संयुक्त स्वर युक्त व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर समझ में आया होगा आपको। आगे हम देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन में य लवा आ जाते हैं, उसमें व्यंजन में से आ जाते हैं, उसमें व्यंजन वो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण स्थान में प्रश्वास वायु सीधे तीव्र प्रवाह से निकलती है, वो उसमें व्यंजन कहलाते हैं, इसमें श है। नासिके व्यंजन, नासिके व्यंजन, नासिके व्यंजन जो प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर है, यानी पांचवा अक्षर ण, इसमें न और इसमें ण और इसमें न और इसमें म, ये पांच है वो नासिके व्यंजन है। कौन कौन से, ण, ण, ये सॉरी ण, ये और ण, और उसके बाद में आपका न और म, ये पांचों है पंचमाक्षर, यानी नासिके व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में आपने देखा होगा। अब अपन बात करते हैं संयुक्ताक्षर की। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षरों की संख्या है 4, 6, 3, गे और श, ये संयुक्ताक्षर है। ये चारों जो संयुक्ताक्षर मतलब दो अक्षरों से मेल से बने हैं, दो वर्णों के मेल से बना है। इसमें आगे वाला जो वर्ण है वो छोटा है और पीछे वाला बड़ा है। पंक्ति के क्रम से याद रख लेना कि जैसे एक उदाहरण में ये क और श से बना है, तो क इसमें आधा है और श इसमें पूरा है, क्योंकि श में क्या मिला हुआ है तो इस प्रकार से ये जो वर्ण है इसमें आगे वाला आधा है और पीछे वाला पूरा है वर्ण। तो ऐसे आपको याद रखना है। पंक्ति में अपन खड़े होते हैं, आगे छोटे खड़े होते हैं, पीछे बड़े घोड़े होते हैं, इस प्रकार से इसको याद रख लेना।
तो इस प्रकार से आपके ये संपूर्ण देखो, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क च ट त प, यानी पांचम 25। ये 25 जो है वर्ण हो गए आपके, ठीक है ना। इसमें अब आपके बचे अंतःस्थ व्यंजन, देखिए कितने हो गए, 4। अंतःस्थ व्यंजन कितने हो गए, 4। फिर आप क्या आते हैं, उसमें व्यंजन छ है, कितने हो गए, 4। फिर आपके आते हैं संयुक्त अक्षर छ त्र ग और श, कितने हो गए, 4। तो इस प्रकार से यदि हम इनकी गणना करते हैं तो उससे पहले अपन देख लेते हैं कि इसमें जो दो द्विगुणे कौन से, ताड़नजात उत्सिप्त व्यंजन ड और ढ, जिसमें ड के नीचे बिंदी यानी नुक्ता लगती है और ढ के नीचे बिंदी अर्थात नुक्ता लगता है। ये दो ताड़नजात है जो हिंदी वर्णमाला में फेंके गए हैं, बाहर से आए गए हैं ताड़नजात उत्सिप्त व्यंजन यानी फेंका गया व्यंजन, जो ये दो है ढ और ढ, इनका प्रयोग भी हिंदी वर्णमाला में मानक रूप से होने लग गया है। तो दो ये उत्सिप्त व्यंजन है जो ताड़नजात व्यंजन भी कहलाते हैं, और दो अयोगवाह ध्वनियां जो अनुस्वार और विसर्ग कहलाती है, ये वाली